तो दोस्तों स्पेस 20 में हम मास एंड चार्ज सेपरेशन को समझेंगे, मास एंड चार्ज सेपरेशन को। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि मान लीजिए दो न्यूट्रल मासेस हमारे पास थे, कैमरामैन रीमा जायसवाल, और दोनों का मास m0 था, काफ़ी दूर पे थे। तो रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की वो हो जाएगी ट्वाइस m0c²। और सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जहाँ पे है वो सेंटर पे होगा x=0 पर। अब धीरे धीरे ये ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं। अच्छा, इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी थी, चूँकि कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, बहुत दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की थी वो भी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी P वो भी 0 थी, क्लासिकल वाली। काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। और अगर क्लासिकल सेंस में अगर हम एनर्जी को लिखना चाहें, ई क्लासिक से अगर हम यहाँ ER लिख देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, ये भी 0। बस बचेगी जो मास में, अगर मास को एनर्जी का इक्विवेलेंट माने तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस m0c²। दोनों वही चीज़ें देंगी, ठीक है कैमरामैन। लेकिन अगर ये दोनों जब स्पीड दोनों गेन करेंगे और एक लाइन में कोई भी दो मास हैं, दोनों एक ही तरफ स्पीड गेन करते हैं, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी यहाँ पे मास आ जाता है ये पोजीशन पे, तो कुछ वेलोसिटी होगी। इसी तरह सेंटर ऑफ मास के इधर आ जाता है, ये वेलोसिटी होगी, तो कुछ वेलोसिटी दोनों बराबरी से गेन कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, मोमेंटा अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल मोमेंटा भी 0 रहेगा, शुरू में भी 0 था, मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो गया। तो सिस्टम की रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी अगर लिखी जाएगी, अगर हम ये मान लें कि रेस्ट मास चेंज नहीं होता है, रेस्ट मास चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर किसी भी 20 की पोजीशन पर एनर्जी 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी जो गेन की है अभी इन्होंने, वो आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड में जब मासेस आएंगे तो m0 चेंज हो जाएगा, m0 चेंज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि रिलेटिविस्टिक मास में एडिशन होगा, लेकिन रेस्ट मास चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं कैमरामैन? रेस्ट मास कम होगा और रेस्ट मास की जो एनर्जी कम होगी उससे काइनेटिक एनर्जी बनेगी, रिलेटिविस्टिक फैक्टर बनेगा, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी सिस्टम की रहेगी वो फिक्स रहेगी। ठीक है ना? तो हमने ये देखा कि कैसे रेस्ट मास की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी जो एक तरह से क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी को देती है, उसमें तब्दील किया जा सकता है। हमने ये देखा इस तरह के सिस्टम में। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों मासेस क्या बोलते हैं, एक लाइन में तो हैं, लेकिन इसकी जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसमें एकदम ना के बराबर है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है वेलोसिटी, पैरेलल वे में है। क्या है? पैरेलल वे में है। और लाइन जो है वो 20 से जा रही है, लेकिन कुछ लाइन के हल्का सा ऊपर है, कुछ हल्का सा ये नीचे है, लेकिन दोनों पैरेलल हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम इस सिस्टम का है इनिशियली, वो क्या बोलते हैं, वो चूँकि पैरेलल है और दोनों का मास m0 ही है इनिशियल, तो टोटल मोमेंटम 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल मोमेंटम 0 है। और ये जो वेलोसिटी है बहुत ही, मान लीजिए थोड़ी है या कुछ भी है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आप दे सकते हो इसको, कुछ काइनेटिक एनर्जी आप दे सकते हो, लेकिन लाइट की स्पीड की तुलना में ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है बहुत ही कम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप सिस्टम की एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक सेंस में लिख सकते हो वो ट्वाइस m0c² और प्लस क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी
ठीक है ना। आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन ये हमने बताया ना कि ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मोमेंटा तो जीरो है, लेकिन इस सिस्टम में रेस्ट मास चेंज होगा, रेस्ट मास चेंज होगा जैसे पुराने वाले सिस्टम की तरह। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसी तरह दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चेंज होगी, मतलब आर भी, सेंटर से किसी एक मास की डिस्टेंस भी चेंज होगी। लेकिन कोई चीज बच रही है, वो बच क्या रही है कि इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस आर है, वेलोसिटी थोड़ा सा ऊपर है, एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम और इस वाले एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होगा, और दोनों का एंगुलर इस मतलब जो नेट एंगुलर मोमेंटम शुरू में था, एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल था वो एंगुलर मोमेंटम फाइनल में कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम फाइनल कंजर्व रहेगा जब भी ये पार्टिकल पास आएंगे। ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर, एम वी आर, एम वी क्या है, आर भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो सिस्टम का, लेकिन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का वो कंजर्व है, वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन आर भी चेंज है, वी भी चेंज है, एम भी चेंज है। लेकिन अगर सपोज अगर एक ही मास हो, लेकिन अगर मास की जगह पे हम एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या ले ले, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो रिपेल करने लगेंगे, तो एक न्यूक्लियस रख देते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है ना। अब भी ये अट्रैक्ट करेगा दोनों तरफ से, न्यूक्लियर रेस्ट पे रहेगा। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव मासेस का मास भी वही रहेगा, न्यूक्लियस का भी वही रहेगा। ठीक है ना। तो ये भी सिस्टम क्या बोलते हैं, एमवीआर कंजर्व रहेगा, और ये सिस्टम पास आते आते फिर उसके बाद दूर चला जाएगा। पहले स्पाइरनिल होगा ये सिस्टम ना, फिर उसके बाद ना फिर से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये दोनों कोलाइड नहीं कर पाएंगे, दोनों कोलाइड नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही ठीक न्यूक्लियस पे होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे तरफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन ना हो, या मान लीजिए कि बहुत ही कम मास वाला नेगेटिव चार्ज हो, या एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो, एक तरफ क्या हो, उसका क्लाउड हो, क्या हो, क्लाउड हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्चुअली में ठीक न्यूक्लियस पे नहीं होगा, बल्कि वो इस पार्ट की जहाँ इलेक्ट्रॉन का मेन पार्टिकल है वहीं होगा। ठीक है ना। वो वहीं होगा। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और क्लाउड एक सिस्टम बनाएंगे तो उसमें कुछ एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, वो प्रिजर्व रहेगा, और जहां मास जो रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास, क्लाउड से मतलब ये सेंस है कि पूरा सिस्टम घूम रहा है न्यूक्लियस की तरफ, एक मेन पार्टिकल है और बाकी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है ना। जो बहुत कम मास है क्लाउड में, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का, चूंकि असिमेट्रिक सिस्टम है, वो मेन पार्टिकल के इर्द गिर्द ही रहेगा, और इस पूरे मोशन में ये मेन पार्टिकल के पास ही रहेगा, आर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ये चीज कंजर्व है और आर अगर नहीं चेंज होता है, तो मास इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास और वेलोसिटी, केवल यही दो चीज चेंज होगी, और यही दो चेंज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का जो रिलेटिविस्टिक मास चेंज होगा, मतलब साथ में हमने पिछले उसमें दिखाया कि कौन वाला मास, नेट वाला मास भी चेंज होगा, क्लाउड और उसका भी वो चेंज होगा, लेकिन इन दोनों का सेंटर जो रहेगा वहीं पे सारा आप मास एज्यूम कर सकते हो, उसमें ज़्यादा चेंजिंग आर में नहीं होगी। तो ओवरऑल जो फिगर ये बनेगी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये रिवॉल्व कर रहा था एक सिंगल पार्टिकल पे, मास था उसमें, एक वेलोसिटी थी, एक आर था, ये आर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कंजर्व बचा, एमवी कंजर्व हो गया, एमवी कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना।
लेकिन ये फिर रेडिएशन भी इमिट करेगा। तो इसीलिए हमने क्लाउड लिया कि रेडिएशन जो भी इमिट करेगा, ये जो भी रेडिएशन इमिट करेगा उससे इस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, तो उसकी जो रेडियाई होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसका मास घटेगा पार्टिकल का, और पास आएगा तो और कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि रेडियाई एक क्लाउड में ही है, एक क्लाउड में ही है रेडियाई, तो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, पहले यहाँ क्लाउड नहीं था, सारा मास था, लेकिन यहाँ पार्टिकल प्लस क्लाउड, तो क्लाउड में ये पूरा एनर्जी क्लाउड में ही रहेगी, क्लाउड में ही रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और जो क्लाउड में मास है, इनका सेंटर ऑफ मास वहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे रहेगा। ओवरऑल पूरा मास लगभग यही मानेंगे, तो आर फिक्स हो जाएगा, आर फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमने बताया ना कि पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास जो है वो चेंज हो सकता है। पार्टिकल प्लस जो क्लाउड का रेस्ट मास है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का जस्ट मास जिसको है, ये चेंज हो सकता है। और जब ये चेंज होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो वेलोसिटी उसी हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम टोटल कांस्टेंट रखना है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे इधर आता जाएगा तो अपना मास लूज करता जाएगा, तो क्लाउड और बड़ा होता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इस बड़े क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास और इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास लगभग वही रहे, वही रहे। तो मास का सेंटर तो वही रहा, मास का सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और क्लाउड का सेंटर ऑफ मास जो है वो वही रहा, आर वही रहा। लेकिन क्या बोलते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल जो अपनी एनर्जी खो रहा था ना, तो ये तो स्लो होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एनर्जी खो रहा था, रेडिएशन जरा चलते, वो बात है कि ये क्लाउड में रह रहा है, लेकिन ये तो स्लो होता जाएगा, तो क्लाउड भी स्लो होता जाएगा। तो होगा क्या कि जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन उसका क्लाउड पहुंचेगा, तो पार्टिकल तो कम होता जाएगा, क्लाउड बड़ा होता जाएगा, सेंटर वही रहेगा, सेंटर की डिस्टेंस आर वही रहेगी, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का डाउन होगा, ठीक है, और इसी के साथ रेस्ट मास भी डाउन होगा, ठीक है, इसी के साथ रेस्ट मास भी डाउन होगा। वैसे रिलेटिविस्टिक मास डाउन होगा, लेकिन रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास से बना है, तो हमने पिछले में देखा है कि रेस्ट मास भी डाउन होगा, और वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। नहीं सॉरी, अरे यार, हाँ ये देखिए, तो ये क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी डाउन हो रही है, वेलोसिटी डाउन हो रही है, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल, मेन वाला पार्टिकल है, वो स्लो हो रहा है, क्योंकि एनर्जी लगातार क्लाउड में जा रही है, और क्लाउड के हिसाब से जैसा ये स्लो होगा वैसे क्लाउड भी स्लो होगा, लेकिन टोटल मास बढ़ेगा, टोटल मास बढ़ेगा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डाउन होगी, वेलोसिटी डाउन होगी, तभी तो दोनों कंजर्व रहेगा ना। आर तो फिक्स है, आर फिक्स है, तो एंगुलर मोमेंटा कंजर्वेशन के लिए अगर आर फिक्स है, और तो एम और वी को आपस में मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर एम के अंदर ही एम नॉट छुपा हुआ है, एम के अंदर एम नॉट छुपा हुआ है, क्योंकि एम क्या है? गामा टाइम्स एम नॉट, समझ रहे हो ना? तो अगर, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? अगर m इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल का क्लाउड की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये चीज़ डाउन होनी चाहिए। अच्छा, m है क्या? m है गामा टाइम्स m नॉट, ठीक है ना? तो ये गामा क्या है? 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एम नॉट। समझ लो कैमरा में दी सवाल, v बढ़ेगा तो मतलब एक में से ज़्यादा घटाना पड़ेगा, एक में ज़्यादा घटा, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? m बढ़ जाएगा, m क्या बोलते हैं? बढ़ जाएगा। लेकिन हमने कहा ना कि जो ये क्या बोलते हैं, क्लाउड इधर की सेंटर ऑफ मास तो वही है, सेंटर ऑफ मास वही है,
लेकिन यहाँ पर चूंकि चार्ज का भी मामला है तो क्लाउड कहाँ है? क्लाउड इधर की ओर है। क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, और जो क्लाउड में मास है उसका तो सेंटर वही है। लेकिन क्लाउड जो है वो और बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। और ये क्लाउड में चार्ज है। क्या है? चार्ज है। क्लाउड में चार्ज है। अगर हमने पिछले वाले में बताया था, इस वाले में अगर दो नॉर्मल मास है, कहाँ है कैमरामैन? ये रहा पीछे साइड है। हाँ, ये रहा, यही रहा, ये रहा। ठीक है, ठीक है ना? ना अगर यहाँ पर दो नॉर्मल मास हैं तो जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल मासेस हैं तो नॉर्मल मासेस अगर पास पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। लेकिन वो क्या करेगा? एम नॉट को कम कर देगा। एम नॉट को कम कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर टोटल मास बढ़ रहा है। टोटल मास बढ़ रहा है। समझ रहा है ना? टोटल मास बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। लेकिन ये मास क्यों बढ़ रहा है? लेकिन ये मास क्यों बढ़ेगा? मास को तो घटना चाहिए था। पार्टिकल और क्लाउड को घटना चाहिए था मास, क्योंकि क्या बोलते हैं, पार्टिकल और क्लाउड जो हैं जब इधर आ रहे हैं, ये पार्टिकल इधर आ रहा है तो सेंटर तो वहीं पे है। सेंटर तो वहीं पे है। तो ये चीज घटनी चाहिए थी। कहने का मतलब है कि ये सिस्टम घटना चाहिए था, इसका मास घटना। लेकिन ये मास बढ़ क्यों रहा है? इसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड और मास जो है उसका सेंटर तो वही है। लेकिन ये जो क्लाउड फैल रहा है, चार्ज का जो सेंटर है, जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई था, जो एक पॉइंट पे था जहां इनिशियली, चार्ज का सेंटर मास के सेंटर से अलग हो गया है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इस पॉजिटिव चार्ज से और दूर हो गया है। यही एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो और यही जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आती है वही क्या बोलते हैं, एम नॉट को बढ़ाती है। वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना? एम नॉट को बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए, बैटरी लो हो रही है। समझ रहे हो ना कि एंगुलर मोमेंटम अगर क्या बोलते हैं एम वी आर है, ठीक है ना? एम वी आर है। और ये अगर इसको हम रिलेटिविस्टिक मास ले लें, गामा टाइम्स एम नॉट वी आर, और अगर क्या बोलते हैं ये मास बढ़ना है तो इसका मतलब क्या है कि गामा की वैल्यू इंक्रीज होनी है। और गामा की वैल्यू क्या है? 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी की वैल्यू बढ़ेगी तो गामा की वैल्यू बढ़ेगी, तभी मास बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेन पार्टिकल तो स्लो हो रहा है ना, तो फिर ये एम बढ़ेगा कैसे? मतलब ये गामा की वैल्यू, ये तो वी घट रहा है ना इधर आने पर। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो एम बढ़ेगा कैसे? एम बढ़ने का, एम तभी बढ़ पाएगा, मतलब एम नॉट बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? एम नॉट। और एम नॉट बढ़ाओ मतलब इनिशियल मास बढ़ाओ। और इनिशियल मास कैसे बढ़ेगा? उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। सही बात। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी? एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी से। एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पहले कहाँ थी? ये यहाँ। मास और चार्ज यहाँ था। मास और चार्ज यहाँ था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी Q1 Q2 मेनली K अपॉन R। तो R की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन जब क्लाउड बढ़ गया, छोटा पार्टिकल यहाँ आ गया और क्लाउड बड़ा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास तो वही रहा। लेकिन सेंटर ऑफ जो चार्ज है, सेंटर ऑफ चार्ज है, उसकी दूरी क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज की दूरी घट गई। सेंटर ऑफ चार्ज की दूरी बढ़ गई। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ये और पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो ओवरऑल मास एंड चार्ज सेपरेशन हो गया। क्या हो गया? मास एंड चार्ज सेपरेशन। और यही क्या बोलते हैं, रेस्ट मास में दिखती है। किसमें दिखती है? रेस्ट मास में दिखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर आओ कैमरामैन जल्दी से। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल
मेन पार्टिकल तो है, लेकिन क्लाउड जो है मेन पार्टिकल से दूर ज्यादातर क्लाउड केवल उसमें चार्ज है। क्या है? केवल क्या है? चार्ज है। मतलब ये सब क्या है? हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। क्या है? हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर मासलेस पार्टिकल में है। किसमें है? मासलेस नेगेटिव पार्टिकल में। और इन्हीं मासलेस नेगेटिव पार्टिकल के इंटरेक्शन से, इसको हिग्स फील्ड कहते हैं, इसके नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के इंटरेक्शन से यही जब पार्टिकल्स आपस में कोइलेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास बनाते हैं। ठीक है। और यही मास एंड चार्ज सेपरेशन ही नेगेटिव मासलेस पार्टिकल देती है और यही स्पिन को जन्म देती है। स्पिन को यही जन्म देती है। स्पिन क्या है? जितना ज्यादा पार्टिकल न्यूक्लियस तरफ आएगा उतना बड़ा क्लाउड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और ये क्लाउड ही वास्तव में चार्ज सेपरेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। और इसी मासलेस पार्टिकल की अगर हम बैलेंसिंग करना चाहें, इसी मासलेस पार्टिकल की पर यूनिट वॉल्यूम बैलेंसिंग, तो पिछले एपिसोड में हमने की है डेवर बाई डेवर टी पर यूनिट वॉल्यूम। इन्हीं मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी की हमने बैलेंसिंग ये तीन तरह से, डिफ्यूजन टर्म माइनस डी, डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, प्लस ये मासलेस पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे तो रिबाउंड टर्म, और वो बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी। और ये मासलेस पार्टिकल आपस में जो कोलेस करके मास बना लेंगे, मतलब स्पिन टाइम्स, मतलब तीन टर्म। और कितने लड़ेंगे? जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी जितने पार्टिकल होंगे। जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने रियल वेरिएबल से पिछले एपिसोड में हमने कोशिश की है आपको समझाने की। तो ये सीरीज अब जाके कंप्लीट हुई। मास एंड चार्ज सेपरेशन फंडामेंटल है हिग्स के मासलेस पार्टिकल बनने में। और यही हिग्स के मासलेस पार्टिकल्स से ही क्या बोलते हैं? हिग्स फील्ड बनती है। और यही हिग्स के जो मासलेस पार्टिकल्स आपस में जब ये कोलेस करते हैं तो ये मास को जन्म देते हैं। और यही हिग्स के मासलेस पार्टिकल्स जब बहुत ज्यादा होते हैं तो बड़ा क्लाउड बनाते हैं। और ये तभी संभव होता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा होता है। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल होता, न्यूक्लियस के पास आता जाता तो वो कोलाइड कर जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता है तो उसका क्लाउड बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब माने अपने ही नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच डिसेलरेट हो रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है, तो उसका रेस्ट मास बढ़ता जाता है और उसका क्लाउड बढ़ता जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वो स्पिन को जन्म देता है। वही उसका एक स्पिन का एक अपना, क्लाउड का एक अपना स्पिन मूवमेंट था जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ पार्टिकल का एंगुलर मूवमेंट था। ये दोनों चीजें टोटल एंगुलर मोमेंटा में कंजर्व होती है। इसी को स्पिन और क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटा की क्या बोलते हैं, कपलिंग कहते हैं। ठीक है ना। और ये वास्तव में श्रोडिंगर इक्वेशन में साई और कुछ नहीं है, इसी हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं और ये उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है श्रोडिंगर इक्वेशन का साई, जिसको हम मटेरियल बैलेंस या चार्ज बैलेंस हम कर सकते हैं आसानी से। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल और उसका क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास है वो आर, न्यूक्लियस से वो आर फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल और उसके क्लाउड का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है। और इसी के कारण क्या बोलते हैं, वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है और यही जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है यही रेस्ट मास को बदल देती है। इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड के रेस्ट मास को बदल देती है और यही मास एंड चार्ज सेपरेशन इसकी नेगेटिव पार्टिकल्स को बनाता है। और स्पिन की डायरेक्शन जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल आता है अपना मास खोता है, ठीक, क्लाउड बड़ा बनता है, मास एंड चार्ज सेपरेशन होता है, वही स्पिन को अपोजिट डायरेक्शन में जन्म देता है। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। कैमरामैन बहुत बहुत आभार। थैंक यू।